मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्टसेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे उन सुधारों के ऊपर जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज को सभ्य बनाने के लिए किया। इसमें सबसे युगांतकारी सुधार था महिलाओं को पुरुषों के समान ही वोट देने का अधिकार देकर लिंग भेद को समाप्त करना। इस बात को साबित करने के लिए कैथरीन जो है वो बंबई का उदाहरण हमारे सामने रखती हैं कि बंबई नगरपालिका में काफी पहले से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार था और उनके द्वारा किए गए कामों को नोटिस भी किया जा रहा था। जिसकी सबसे बड़ी वजह जो कैथरीन ने लिखी है वो ये कि बंबई में पारसियों की संख्या बहुत ज्यादा थी और शिक्षा के मामले में भी पारसी जो हैं वो हिंदुओं से बहुत आगे थे। जैसे कि प्रति 1000 पुरुषों में 672 महिलाएं जो पारसियों की थी वो शिक्षित थीं, जबकि हिंदुओं में यही प्रतिशत बहुत कम था या यूं कहें न के बराबर था। प्रति 1000 हिंदू पुरुषों में केवल 14 हिंदू महिलाएं ही शिक्षित थीं और इन सभी सुधारों को दिखने में दशकों लगे। तो इन सब चीजों के ऊपर हमने चर्चा पिछले एपिसोड में करी थी और हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और आज के एपिसोड में जानेंगे कि आखिर ये द्विशासन प्रणाली क्या चीज होती है। वैसे ये टर्मिनोलॉजी आजकल बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है, तो आज के एपिसोड में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। अपने स्वयं के मामलों को संभालने के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रांतीय सरकारों की जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए विकेंद्रीकरण का प्रयास वर्तमान योजना में सर्वोत्तम है। जैसा कि इसे आंशिक रूप से 9 प्रमुख मंडलों में लागू किया गया, ये प्रांतीय सरकार को 2 शाखाओं का तंत्र बना देता है। तो यहाँ पर इससे सरकार की, ब्रिटिश सरकार की मंशा भी स्पष्ट होती है कि उन्होंने भारत के लोगों को पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए प्रशासनिक शिक्षा देने की योजना बनाई थी। इस तरीके से द्विशासन प्रणाली के तहत, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय जो हैं उनमें सेंस ऑफ जस्टिस नहीं होता, किसी चीज के प्रति वो जवाबदेह अपने आप को नहीं समझते। तो सत्ता का पूरा हस्तांतरण करने से पहले अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ के जो शिक्षित लोग हैं, यहाँ के जो मनुवादी लोग हैं, वो इस चीज को समझे कि सेंस ऑफ जस्टिस भी कोई चीज होती है, उत्तरदायी होना भी। अब यह अलग बात है कि आज जमाना जो है फिर आजादी से पहले की तरफ लौट गया है। जिसका संचालन गवर्नर ऑफिस करता है। इसकी पहली शाखा में राजा द्वारा नियुक्त गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद है। परिषद के सदस्य भी सामान्यतः ब्रिटिश और भारतीयों में विभाजित हैं। इसकी दूसरी शाखा में गवर्नर और उसके विभागीय मंत्री आते हैं। इसकी नियुक्ति विधायिका के निर्वाचित सदस्यों से गवर्नर द्वारा की जाती है और ये ही विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सभी मंत्री भारतीय हैं। दोनों शाखाओं के बीच सरकार के बहुत से कार्य जो पहले एक हाथ से हो जाते थे, अब आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के मुखियों के अधीन विभाजित हो गए हैं। तो यहां मैं आपको बता दूं कि यहां आरक्षित से मतलब आरक्षण मत लगा लीजिएगा। आगे एक्सप्लेन किया गया है कि आरक्षित विषय कौन कौन से हैं और हस्तांतरित विषय कौन कौन से हैं। आरक्षित विषय केंद्र सरकार की अनंतिम शक्ति के अलावा काउंसिल के प्रांतीय गवर्नर के हाथों में होते हैं। हस्तांतरित विषय प्रांतीय विधानमंडलों को सौंपे गए हैं, जिन्हें मंत्री संचालित करते हैं। जैसे कि टैक्स वसूलना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कारखाने कहाँ लगेंगे, इस तरह की चीजों को जो है वो आरक्षित मामलों के तहत रखा गया। और अब हस्तांतरित विषय क्या थे? हस्तांतरित विषयों की सूची भारत के लोगों के पक्ष में ब्रिटिश लोगों द्वारा छोड़े गए अधिकारों का प्रतिनिधित्व करती है। यदि प्रयोग सफल होता है तो ये योजना में हस्तांतरित विषयों में और भी वृद्धि करने की मंशा है। दूसरी ओर जहां मंत्रिमंडल अपने कार्य में विफल होता है, वहां गवर्नर्स इन काउंसिल हस्तांतरित विषय को फिर से अपने नियंत्रण में ले सकता है। वर्तमान में जो विषय हस्तांतरित किए गए हैं वे हैं शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई और रेलवे के अलावा सार्वजनिक कार्य प्रबंधन, राजस्व विभाग, आबकारी, कृषि, स्थानीय स्वायत्त निकाय आदि। और आरक्षित विषयों में कानून व्यवस्था, रक्षा, वित्त और भूराजस्व इत्यादि शामिल हैं। तो इसको आप बिल्कुल मणिपुर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। डबल इंजन सरकार, द्विशासन प्रणाली किस तरह काम करती है कि यदि जो केंद्र सरकार है उसे लगता है कि राज्य सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है और
राज्य में अराजकता का माहौल बन गया है, तो वो जो राज्य सरकार है उसको भंग करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। इसी तरह की यही शासन प्रणाली यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आरक्षित विषयों के तहत रखा गया था कि यदि गवर्नर इन काउंसिल्स को लगता है कि जो परिषद है, प्रांतीय परिषद, वो ढंग से काम नहीं कर रही है, तो वो उसे खारिज करके पूरा जो मामला है वो अपने हाथों में ले सकता है। मुझे उम्मीद है आप इन सब चीजों को समझ रहे होंगे, क्योंकि ये सब कुछ घटनाएं हमारे आंखों के सामने ही हो रही हैं। प्रांतीय विधायिका, जिन्हें विधान परिषदों के नाम से जाना जाता है, के बारे में हाल में एक अधिकारी कहता है, फुटनोट 3, द इंडिया ऑफिस, पृष्ठ 50 से 60। परिषदों के पास कानून निर्माण की व्यापक शक्तियां हैं और वार्षिक प्रांतीय बजट प्रस्तुत करने का अधिकार भी उनको मिला हुआ है, किंतु गवर्नर हस्तांतरित किए गए विभागों के हित में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए परिषद द्वारा नामंजूर अनुदान को यदि दिया जाना जरूरी समझता है तो वे उस धन को फिर से बहाल कर सकता है। वह किसी भी अधिनियम को अस्वीकार कर सकता है अथवा गवर्नर जनरल के समक्ष विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है और उस विषय पर विद इन ब्रैकेट बशर्ते कि वे आरक्षित विषय के अंतर्गत ब्रैकेट क्लोज अपनी ही शक्ति से कानून बनाने का भी असाधारण अधिकार रखता है, जिसे वह अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए आवश्यक समझता है। इस विशेष शक्ति का उपयोग अभी तक केवल एक बार हुआ है। तो अंग्रेज जो हैं वो ज्यादा न्यायप्रिय थे, उन्हें मालूम था कि कब अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना है, कहां और कितना प्रतिशत में। इसे आप बिल्कुल मणिपुर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं या नूह मेवात में जो हो रहा है उससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का आलम है। यदि प्रधान सेवक चाहें तो वहां पर राज्य सरकार को भंग करके अराजक स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ उनकी मंशा के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऐसा करना भी चाहते हैं या नहीं। तो इससे सरकारों की नीयत भी आम जनता के सामने आती है। प्रांतीय परिषदों से केंद्र सरकार पर आते हुए वही लेखक लिखता है, फुटनोट 4, द इंडिया ऑफिस, पेज 60 से 62। संसद की शक्तियों के संरक्षण के अधीन भारतीय विधानमंडल ब्रिटिश भारत में सभी व्यक्तियों, सभी अदालतों और सभी स्थानों एवं वस्तुओं के लिए, भारतीय राज्यों और ब्रिटिश अधिकारियों तथा प्रजा के लिए, ब्रिटिश भारत के बाहर राजाओं की भारतीय प्रजा के लिए और भारतीय सेना के अधिकारियों, सैनिकों और सेवकों के लिए, चाहे वे कहीं भी काम करते हों, कानून बनाने की शक्ति रखता है। किंतु इसके लिए प्रांतीय सरकारों को सौंपे गए विषयों तथा सार्वजनिक ऋण या राजस्व, धर्म, सैन्य अनुशासन और विदेश मामलों को प्रभावित करने वाले उपायों को सुनिश्चित करने के लिए गवर्नर जनरल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो प्रांतीय सरकारों को बहुत सारी जो शक्तियां हैं वो प्रदान की गई हैं, लेकिन उन्हें भी वे अपने मनमाने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसके लिए भी उन्हें गवर्नर जनरल की सहमति लेना जरूरी है। धन आवंटन की शक्ति बहुत बड़े पैमाने पर विधानसभा को सौंपी गई है। वार्षिक बजट दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है और अधिकांश मामलों में आवश्यक अनुदान के लिए विधानसभा की सहमति मांगी जाती है। हालांकि व्यय की कुछ मदें गैर मतदेय के रूप में बंद हो जाती हैं। तो धन का आवंटन भी आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर तो केंद्र सरकार भरपूर धन जो है वो मुहैया करवा देती है। वहीं झारखंड, बिहार जैसे जहां इनकी सरकारें नहीं हैं, वहां पर ये लोग हो सकता है जितनी जरूरत हो उससे कम धन पहुंचाते हों। वायसरॉय और क्राउन के पास अधिकृत रूप से मना करने की शक्ति अर्थात वीटो पावर होती है और क्राउन की पाबंदी के अधीन वायसरॉय किसी भी सदन की सहमति के बिना किसी भी बिल को कानून का रूप दे सकता है। आपातकालीन उपाय को ऐसा कदम केवल गंभीर मामलों में ही उठाया जाता है, जहां ब्रिटिश भारत की वर्तमान सरकार की कार्य प्रणाली पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि यदि सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे, तो मणिपुर में या हरियाणा में राज्य सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन भी लगा सकती है, लेकिन ये सब कुछ उसकी मंशा के ऊपर डिपेंड करता है। सामान्यतः द्विशासन अथवा सुधार मानी जाने वाली इस प्रणाली में सारथ
कोई नई चीज नहीं है, परंतु ये ब्रिटिश प्रणाली का केवल एक स्पष्ट मूल भाव है, सरकार में भारतीयों की भागीदारी को उत्तरदायी बनाना। तो वो अच्छी तरह जानती थी कि यहाँ के लोग जो हैं वो उत्तरदायी नहीं हैं अपने लोगों के प्रति। जिनके पास सत्ता हाथ में रहती है वो कभी भी अपनी जनता का ख्याल नहीं करता है। विश्व युद्ध में भारत की वफादारी ने, जिसमें बंगाल को छोड़कर उसके हर प्रांत और राज्य से मनुष्यों और साधनों का पूरा दिल से योगदान रहा, ब्रिटेन वासियों में भावना का उत्तरदायी सैलाब प्रवाहित कर दिया था, जिसे उन्होंने किसी अन्य रूप में विश्वास और सहानुभूति के प्रदर्शन के साथ लौटाया। किंतु संसद वास्तव में 1898 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा में सन्निहित मूल सिद्धांत का पुनर्सृजन था, जो कि 1909 में भारतीय काउंसिल एक्ट का लक्ष्य था, जब वर्तमान में कार्यरत 1919 के एक्ट की प्रस्तावना में यह घोषित किया गया था कि उसकी नीति भारतीय प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की संख्या को बढ़ाने और स्वशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास के लिए ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी सरकार के प्रगतिशील एहसास को साम्राज्य का एक अभिन्न अंग के रूप में देखने की है। फुटनोट 5, द इंडिया ऑफिस, पेज 193, 194 एंड 287। तो हमने पढ़ा था कि 1857 के गदर के बाद महारानी ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अपने हाथों में ले लिया था और ये ऐलान करा दिया था कि यहाँ पर जो है धर्म को लेकर ज़्यादा छेड़छाड़ ना की जाए और प्रशासनिक पदों पर जो है वो सबकी नियुक्ति समान रूप से की जाए, बिना उनका धर्म और जाति देखे हुए। आज ये योजना जिस रूप में है उसमें उतनी स्थिरता भी नहीं है जितनी कि धीमी गति से बढ़ने वाले देवदार के वृक्ष की और उसकी जड़ों में होती है, बल्कि ये अपनी मिट्टी में एक विदेशी और अजनबी पौधशाला है जो उदार और अविवेकी भावना की गर्मी से उसकी निहित शक्ति के बाहर जबरन आगे बढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पर बहुत खिल्ली उड़ा रही हैं भारतीयों की। जरा सुनिएगा आगे वे क्या कह रही हैं कैथरीन। भारतीय विधायिकाओं के सत्रों को, चाहे वे केंद्रीय हो या प्रांतीय, अगर कोई एक दर्शक के रूप में देखता है तो उसको लगता है कि ये ऐसे छोटे शरारती बच्चों से भरा है जिसके हाथ में गलती से एक सुंदर घड़ी लग गई है और वे बच्चे उसे अपनी उंगलियों से छूने के लिए, उसकी बड़ी कमानी के साथ खेलने के लिए और उसके रत्नों को बाहर निकालने के लिए आपस में लड़ते हुए हाथापाई करते हैं। उनके कलपुर्जों के महत्व को समझने की कोई योग्यता उनमें नहीं है और अभी समय के मूल्य को भी वे नहीं जानते हैं। जब शिक्षक उनको समझाता है कि वे कैसे अपने खिलौने में चाबी भरें तो वे बेचैनी से चिड़चिड़ाकर चीखते हैं और अपने बटरस्कॉच को हड़बड़ी में उसमें डाल देते हैं। तो ये उन नेताओं का ब्यौरा है जो संसद का हिस्सा हुआ करते थे कि उन्हें तब भी तमीज नहीं थी, उन्हें अब भी तमीज नहीं है कि संसद में बर्ताव कैसा करना चाहिए और जवाबदेही जनता के प्रति किस तरह और क्या होनी चाहिए। जहां तक इन लोगों का इसके ख्याली काम से संबंध है, आज इसकी सबसे बड़ी खासियत उसकी कृत्रिमता है। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की शब्दावली में माहिर ये लोग वास्तव में शब्दावली के पीछे के विचार से गहनता से अनजान हैं। तो आज के कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में रखकर इसको आप हूबहू देख सकते हैं। जब भी प्रधान सेवक बाहर जाते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता हूं, जबकि वे इसका मतलब भी नहीं जानते हैं। लोकतंत्र का मतलब वो नहीं होता जो आज देश के हालात बने हुए हैं। यहां राजतंत्रों ने कोई नागरिक भावना विकसित नहीं की थी और भारत के लोग अंग्रेजों के आने तक राजतंत्रों के तानाशाही कानून ही जानते थे और कोई कानून नहीं। ब्रिटेन ने अपने शैक्षिक प्रयासों से धीरे धीरे एक नए मध्य वर्ग को पैदा किया जो इससे पहले भारत में नहीं था। किंतु इस मध्य वर्ग का, जिसमें वकील और पेशेवर लोग आते हैं, आज उतना ही प्रभुत्व है जितना जाति और पुनर्जन्म के नियम की आड़ में आज से 500 साल पहले था, उनके पूर्वजों का था। ये आज भी लोकतंत्र की संपूर्ण विरोधी हैं। वे लोगों या जनता की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये शब्द उस पश्चिम मूल के सरकारी प्रतिनिधि के शब्दकोश का है जिसे वे बोलने का प्रयास करते हैं। कितनी बड़ी बात कैथरीन ने तकरीबन 100 साल पहले लिख दी है।
2023 चल रहा है और 1927 में ये पुस्तक आई थी, तो समझ लीजिए 96 ईयर्स बैक यदि आप बात करें, तो कैथरीन बहुत खूबसूरती से इस बात को एक्सप्लेन कर रही हैं कि अंग्रेजों ने कोशिश करी पढ़ा लिखा कर एक मध्यम वर्ग तैयार करने की, लेकिन वो इस मध्यम वर्ग की मंशा को पकड़ नहीं सके। वो ये नहीं जान सके शुरुआत में कि मध्यम वर्ग जो वो तैयार कर रहे हैं वो कितना कास्टिस्ट है, और इसका लोकतंत्र में कोई भी विश्वास नहीं है। ये लोकतंत्र की भाषा या बात सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों को इन्हें खुश करना होता है। और आज भी यही हालात हैं। जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो वे या तो युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती से आते हैं, और देश के हालात जो हैं वो गृह युद्ध में तब्दील हो रहे हैं, और तब भी वो बाहर जाकर अपना मुखौटा जो है वो दिखाते हैं लोगों को कि मैं युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती से हूं, मैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता हूं। क्या देश के हालात इस बात को मानने को आपको बाध्य करते हैं? गांव की प्रधान सरकार के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति इन चुने हुए प्रतिनिधियों के काम को अच्छी तरह जानता और समझता है। एक भारतीय राजा को शासन करने की पुश्तैनी आदत होती है, और वो पुश्तैनी आदत क्या है? आम जनता को दबाते चलो, किसानों का खून निचोड़ते चलो, और अछूतों को और ज्यादा हाशिए पर धकेलते चलो, और उसकी जो भी विफलताएं हों वो भी उसके उद्देश्य हों, पर वे कहीं ना कहीं अपनी जनता का ध्यान रखता है और अपने आध्यात्मिक अथवा रक्त संबंधी पूर्वजों के नागरिक ऋण से अनजान एक अमेरिकी प्लाय माउथ रॉक विद इन ब्रैकेट अमेरिकी मूल का एक पक्षी से रूनीमेड विद इन ब्रैकेट थॉमस नदी के दक्षिण तट का मैदान तक अगर भारत के इन बेसहारा डूबते उतरते विधायकों का कुछ दिनों तक अवलोकन करें तो वे पूर्ण विनम्र हो जाएंगे। दिल्ली में 1926 के शीतकालीन सत्र के दौरान मैंने यदा कदा विधानसभा की बहसों को सुना था। घंटा दर घंटा प्रतिदिन स्वराजवादी नेताओं ने अपनी ऊर्जा अनुपयोगी और अवरोध रणनीति में खर्च की थी, जबकि शेष सदन इस दौरान अधिकांश समय तक उदासीन बैठा रहा। सिर्फ कभी कभी उत्तर से आने वाले एक सदस्य की तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति बीच में इसकी नीरवता भंग कर रही थी। पार्टी नेताओं से कुछ भी रचनात्मक हासिल नहीं हुआ। सरकार द्वारा प्रस्तावित आवश्यक कानून के सरलतम खंड की भी स्वराजवादी वक्ताओं ने भयावह मंशा से शानदार व्याख्याएं प्रस्तुत की। तो कैसी खिल्ली उड़ा रही हैं यहाँ के नेताओं की कि स्वराज की मांग ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इन्हें इसका मतलब तक नहीं मालूम है। ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जानते ही नहीं कि लोकतंत्र की भावना क्या होती है। और सरकार यदि इनके लिए कुछ अच्छा करने की मंशा जाहिर करती है तो ये उसको तोड़ मरोड़ कर भयानक तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी सारी गंभीर चिंताएं केवल एक तुच्छ और अपमानजनक बकवास का पागलखाना थी। वे बार बार कहते थे हमें आप पर भरोसा नहीं है, हमें पता है आपके उद्देश्य अच्छे नहीं हैं। मैं पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं कि हमें आपकी घृणित विदेशी सरकार से कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं है। होती भी कैसे? क्योंकि इन्होंने अछूतों को पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया था, स्त्रियों को वोट देने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दे दिया था। बहुत सारे ऐसे नियम बना दिए थे जो इनके धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करते थे। तो इतिहास हमें जैसा दिखाया गया है वैसा है नहीं। मैं हमेशा कहती हूं कि सिक्के का एक पहलू है तो उसका दूसरा पहलू भी जानने की कोशिश कीजिए। तो ये वही दूसरा पहलू है। वे विशिष्ट आक्षेप लगाने के लिए नीचे गिरते हुए सत्यनिष्ठ से इस तरह के सिद्धांतों को प्रस्तुत कर रहे थे जैसे कि संयुक्त राज्य का सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय में ब्रिटिश ताज की वसीयत का पालन करता है। फुटनोट 6 लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट्स वॉल्यूम रोमन नंबर में 7 पेज 278। सहनशील, शांत और हमेशा विनम्र सरकारी सदस्यों ने जब उनको पलटकर जवाब दिया तो एक बार भी उसमें क्रोध, झुंझलाहट या हार का चिन्ह नहीं था। वे अपने ऊपर हमले से तनिक भी निराश नहीं हुए थे। एक दिन मैंने असेंबली में एक अत्यंत प्रसिद्ध और बेहतर क्षमता वाले भारतीय सदस्य के इस विषय पर बात की।
जिनका ब्रिटेन द्वेष कदाचित उतना ही गंभीर है जितना सदन के इस पटल पर हमला करने वाले दूसरे लोगों का। मैंने कहा, विपक्ष के आपके साथी सदस्य सरकार की नेक नीयत के विरुद्ध बहुत भद्दे आरोप लगाते हैं। वे उनकी ईमानदारी का खंडन करते हैं। वे आरोप लगाते हैं कि वह अर्थात सरकार फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर हिंदू मुसलमानों को भड़काने का प्रयास करती है। वे आरोप लगाते हैं कि वे भारतीयों के हितों को कुचलती है। वे भारतीय लोगों के साथ अनादर से पेश आती है और वे अपने निजी स्वार्थों के लिए देश के संसाधनों का दोहन करती है। उसने उत्तर दिया, हाँ, ये सारी बातों और इससे अधिक भी वे कहते हैं। मैंने पूछा, क्या वे इसका मतलब जानते हैं? उसने उत्तर दिया, कैसे समझ सकते हैं? सदन में बैठा कोई भी व्यक्ति इनमें थोड़ा भी विश्वास नहीं करता। मतलब इन नेताओं का आपस में ही एक दूसरे के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। एक अमेरिकी के लिए जिसके दिमाग में अमेरिका के फिलीपींस का ताजा अनुभव हो, इतिहास की ये पुनरावृत्ति अत्यंत दुखद थी। तो कैथरीन पहले ही लिख चुकी हैं कि किस तरीके से फिलीपींस का उद्धार करने के लिए अमेरिकियों ने कोशिश करी। सुधार अधिनियम के तहत भारतीय विधानसभा और परिषदों के प्रथम सत्र के उद्घाटन पर सम्राट का दिया गया ये संदेश याद कीजिए। इन नई परिषदों में जनता के प्रथम प्रतिनिधियों के रूप में आप पर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए यह आप पर निर्भर है कि आप अपने पेशे के आचरण और न्याय संगत फैसले से इस विशाल संवैधानिक परिवर्तन के प्रबुद्ध संसार को विश्वास में लें। किंतु यह भी आप पर ही निर्भर है कि आप अपने लाखों देशवासियों जो अभी राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने की योग्यता नहीं रखते हैं के उत्थान के लिए काम करें और खुद की तरह उनके हितों को भी अपनी चिंता में लाएं। तो ये ब्रिटिश सम्राट का वक्तव्य था यहाँ के नेताओं के लिए कि आप शिक्षित हैं, आप अपने अधिकारों, अपने हितों को तो समझते हैं, अपने अधिकारों को बचाए रखना चाहते हैं, लेकिन आप में इतना सेंस ऑफ जस्टिस होना चाहिए कि आप जो अशिक्षित जनता है, जो अभी समझ नहीं पा रही है सही और गलत के बीच के भेद को, उसको आप समझाएं और उसके अधिकारों की भी रक्षा करें। क्या ये शब्द उनके कानों में पड़े जिनके लिए संदेश दिया गया था? उन्होंने स्वयं के और गरीब भारत माता के बीच क्या संबंध महसूस किया? क्या उसमें अपने उद्देश्य के लिए अपनी क्षमता दिखाने के और उसके द्वारा आगे की सुविधाओं के योग्य होने के लिए कर्तव्य भावना है? तो आज का ये एपिसोड इन्हीं सवालों के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूं। उस समय कैथरीन ने जो सवाल किए कि ये नेता, ये मनुवादी सोच के नेता, क्या इनमें सेंस ऑफ जस्टिस है जरा सी भी? क्या ये संसाधनों का बंटवारा करना चाहते हैं? हिस्सेदारी की बात क्या होती है संसाधनों में, क्या इन्हें मालूम है? क्या ये न्यायपूर्ण शासन कर सकेंगे यदि सत्ता का हस्तांतरण होता है? तो ये सारे सवाल हैं जो कैथरीन उस वक्त भी उठा रही हैं भारतीय संदर्भों में। तो इसके जो जवाब है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आपको इसमें क्या समझ में आया। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।